हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज ली थी और हमने वहाँ पर ये देखा था जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, यानी कि ऐसे सैंपल स्पेस जिसमें आपके इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखा था। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज वहाँ पर देखे थे। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, वो वेरी फर्स्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, आपका सैंपल स्पेस 100 स्टूडेंट्स का हो चुका है। इसमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं और इन 50 स्टूडेंट्स में से ही 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, सो मान लिया बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स को चूज करने का इवेंट है इवेंट ए, और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स को चूज करने का इवेंट है इवेंट बी। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर हम इस सेट ए में से एक स्टूडेंट को चूज करें, ठीक है, एक स्टूडेंट को हम चूज कर रहे हैं इस वाले सेट में से, तो यानी कि इससे एक बात तो पता चलती है कि वो बास्केटबॉल जरूर खेलता होगा, क्योंकि बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स में से आप एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, देन वो बास्केटबॉल जरूर खेलता होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलता हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलता हो, तो इसमें प्रोबेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने चांसेस हैं कि जो वो स्टूडेंट है वो बास्केटबॉल तो खेलता ही है, वो तो मस्ट है, फुटबॉल भी खेलता हो। तो आप कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट देखो, ए तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट को आप चूज कर चुके हो ऑलरेडी, और वो स्टूडेंट पक्का है वो बास्केटबॉल ही खेलता है, क्योंकि वो बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट के ग्रुप में से ही चूज किया गया है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो फुटबॉल भी खेलता हो, क्योंकि इस ग्रुप के 30 बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यानी कि आपको पी बी अपॉन ए निकालना है। तो वो क्या होगा भाई, टोटल स्टूडेंट्स जो कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो है 50, इनमें से जितने फुटबॉल खेल रहे हैं वो आप ऊपर लिख देंगे, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो हो गए, तो बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट के फुटबॉल खेलने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसमें सैंपल स्पेस का तो हमें कुछ काम ही नहीं था। इसमें जो हमारा सैंपल स्पेस है बी इवेंट के लिए कि स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलता हो, वो ए ही बन गया था। तो यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें आप जो इवेंट हो रहा है वो डिपेंड करता है जो इवेंट पहले हो चुका उस पर। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट बी की एक कंडीशन के अंदर होती है जिसमें जो इवेंट ए है, ठीक है, इवेंट ए है वो पहले से हो चुका होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं पी बी अपॉन ए। जो इवेंट पहले से हो चुका होता है उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट ए है ना, ये इस बी इवेंट के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी of an event B, the probability of an event B under the condition, किस कंडीशन के अंदर? under the condition that an event A occur। तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट बी की उस कंडीशन में कि एक इवेंट ए हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज conditional probability, is known as conditional probability
ऑफ बी, और गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास ए, क्योंकि ए हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट बी की उस कंडीशन के अंदर कि जो इवेंट ए है वो हो गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और गिवन क्या है ए, क्योंकि ए आपका पहले से ही हो चुका है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए आपका हो चुका है, तो यानी कि पी बी अपॉन ए, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, जो ए है वो बी के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसमें अब हमें 100 स्टूडेंट से तो कुछ लेना देना ही नहीं था, समझ गए थे ना उस एग्जांपल को। सो इन दिस केस, सो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ए सर्व एज, ए सर्व एज new sample space, a serve as new sample space for b, new sample space। देखिए तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था उसी से हम इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें रटना थोड़ी ना, हमें तो समझना है, तो उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सो 50 स्टूडेंट्स तो आपके क्या खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, ठीक है, या 50 स्टूडेंट्स आपके बास्केटबॉल खेलते थे, और इन 50 में से जो 30 स्टूडेंट्स थे वे क्या खेलते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो यानी कि ये बास्केटबॉल हो गया, ये फुटबॉल हो गया, तो केवल बास्केटबॉल खेलने वाले तो 20 ही बचे ना, 30 स्टूडेंट्स तो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 30 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और बाकी जो कुछ भी नहीं खेलते बचे हुए 50 वो बाहर आ गए, है ना। ये सैंपल स्पेस होता था आपका। बट हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि इसमें जो सैंपल स्पेस है वो बास्केटबॉल वाला जो है वो एज अ सैंपल स्पेस एक्ट करेगा। तो बास्केटबॉल वाले 50 बच्चों में से एक बच्चा चूज करा, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वो चूज किया हुआ एक बच्चा क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो कैसे निकालेंगे भाई, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं आपके पास, फुटबॉल तो 30 बच्चे ही खेल रहे हैं ना, तो ये जो 30 है वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। सो देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी, ये इंटरसेक्शन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, बास्केटबॉल को, फुटबॉल वालों को बी से डिनोट करते हैं। तो हम बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे में से एक बच्चा चूज करा और उसके फुटबॉल खेलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सो हमें ये चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस क्या काम करेगा, ए काम करेगा, क्योंकि इसमें से ही चूज कर रहे हो आप बच्चे को, तो क्या हो जाएगा अपॉन पी ए। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बी की और गिवन है ए। तो यानी कि एक इवेंट पहले से हो गया है, एक इवेंट गिवन है, और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो उसी से, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, अब मैं यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकती हूँ। तो अगर पी ए या फिर पी बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सो एक और फॉर्मूला भी यहाँ से बन सकता है। अगर सपोज करा कि बी इवेंट पहले हो चुका है और हम ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अब, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो हम यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ऐसे ही आप यहां से भी निकाल सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। नेक्स्ट है, अगर इफ पी ए एंड पी बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए एंड पी बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या मतलब है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर पी ए और पी बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ऐसे इवेंट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, consider choosing a card from an ordinary pack of प्लेइंग कार्ड्स, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। सपोज करो आप एक कार्ड चूज कर रहे हो, ठीक है, प्लेइंग कार्ड के पैक में से एक कार्ड चूज करा। इफ वी हैव इवेंट्स, अगर इवेंट्स ये होते हैं, इफ वी हैव द इवेंट्स क्या है फिर कार्ड चूज करने के बाद, अगर इवेंट ए है पिक ए स्पेड, स्पेड आ गया, ठीक है, स्पेड आने का इवेंट। और इवेंट बी क्या है, पिक एन एट, एट आने का इवेंट। सो कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए स्पेड गिवन दैट, गिवन आ गया ना तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट दे रखी है कंडीशन पहले से, एक इवेंट होता हुआ पहले से दे रखा है, गिवन दैट वी हैव पिक्ड एन एट। अब देखिए नॉर्मल ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक कार्ड को चूज कर रहे हैं, एक कार्ड को चूज कर रहे हैं। अब चूज कर रहे हैं तो हमारे पास टू इवेंट्स है, एक इवेंट ए है स्पेड को चूज करने का, स्पेड को पिक करने का, या चूजिंग की जगह पिकिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीनिंग तो सेम ही है। अब क्या है, इवेंट बी पिक एंड एट, एट को पिक करने का इवेंट है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑफ पिकिंग ए स्पेड, स्पेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन दैट वी हैव पिक्ड एन एट, एट को हम पिक कर चुके हैं, तो एक इवेंट पहले से ही हो चुका है, तो यानी कि ये पहले से ही हो चुका है, एट पहले से ही पिक हो चुका है, तो जो पहले से ही हो चुका है या जो गिवन है वो नीचे आता है, तो इवेंट भी तो नीचे आएगा। तो यानी कि आपको स्पेड के पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एट को पहले से ही पिक किया जा चुका है, तो आपको इसमें ये निकालना है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अब आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पी ए अपॉन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब आपको बताया था यहाँ पर जो बी इवेंट है, अब ये आपका नया सैंपल स्पेस है, ठीक है, नया सैंपल स्पेस आपका ये है। तो एट कितने होते हैं, एट कितने होते हैं भाई, आपके 52 कार्ड्स के पैकेट 2026 के ग्रुप में, टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, आगे ये 13 में डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये फिर ब्लैक ये रेड, ठीक है, ऐसे ही इसमें क्लब, क्लब हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया और हर्ट हो गया, ठीक है, सबके पास 8 नंबर होते हैं, तो यानी कि टोटल 8 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं हमारे, 4, क्योंकि 8 8 तो 4 होते हैं ना, पहले पिछली प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो ये 4, ठीक है। अब पिक ए स्पेड, अब उन 4 में भी कितने स्पेड होंगे, तो स्पेड तो एक ही होने वाला है, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं इसको अच्छे से। इसमें क्या है, क्लब आएगा, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, ठीक है,
सबके पास अपना एक एक 8 होगा, ठीक है। तो अब सैंपल स्पेस में यही आने वाले हैं, तो यानी कि 4, ठीक है। अब इन 4 में भी क्लब क्या होगा, तो क्लब तो एक ही है इन 4 में भी। स्पेड क्या होगा, स्पेड भी एक ही है, हर्ट भी एक ही है, ऐसे डायमंड भी एक ही है। यही सैंपल स्पेस है, 8 का क्लब, 8 का स्पेड, ठीक है। तो ये 8 का, आपका 8 का क्लब कैसा होगा, ये होगा, तो ये तो एक ही होने वाला है। ऐसे ही 8 का स्पेड भी एक ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तो स्पेड पूछा है, तो स्पेड को पिक करना है, जबकि पहले से ही, देखो पहले से ही 8 नंबर का कार्ड चूज हो चुका है। अब उस 8 नंबर के कार्ड के चूज होने में से ये क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्पेड हो, तो स्पेड तो एक ही है ना 8 नंबर के कार्ड के पास, तो 1/4 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने अपना दिमाग लगा के बिना फॉर्मूले का यूज कर ही निकाल लिया यहाँ पर। तो आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो ये वाला, और डायरेक्ट ही दिख रहा है इसमें तो कि भैया आपका 8 पिक हो चुका है, यानी कि बी इवेंट हो चुका है, ये सैंपल स्पेस है। तो टोटल 8 कितने हैं, 4, तो टोटल आउटकम 4। अब इस चूज किए हुए 8 के, समझ रहे हो बात, पत्ते दिखाए 8 नंबर चूज कर लिया। अब वो 8 आपका क्लब, स्पेड, हर्ट, डायमंड कुछ भी हो सकता है, इसके स्पेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्पेड तो 1 ही होगा ना 8 नंबर का, तो 1/4 सीधा हो गया। लेकिन आपको एक ये फॉर्मूला भी बता रखा है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, और हमें बी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बी सेट में तो आपके 4 एलिमेंट आएंगे, एक आपका क्लब का 8, ठीक है, एक आपका स्पेड का 8, एक आपका डायमंड का 8, शॉर्ट में एक आपका हर्ट का 8, ठीक है। तो उसमें तो 4 एलिमेंट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए तो आपका स्पेड है, ठीक है, और इवेंट बी क्या है, 8 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ सकता है, क्या आएगा इंटरसेक्शन बी में, स्पेड आएगा, ठीक है। ए में क्या है, ए कंटेन करता है स्पेड को, और बी में 8 नंबर के सारे हैं ये। सो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, स्पेड 8। सो इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कार्ड्स, और बी में कितने पॉइंट्स हैं, 4, 4/52, तो 4/52, 1/52, ये यहाँ बीच वाले बीच में कट हो जाते हैं, किनारे वाले किनारे पे हो जाते हैं, तो ये इससे कटेगा पहली बात तो अब भी 1/4 ही आ गया, ठीक है। तो जैसे इजी पड़े, जैसे आपको समझ में आप वैसे इसको कर सकते हैं। सो 1.3 टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसी के पूछ जाते हैं, CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इन सब में। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेस थ्योरम को।